नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आज के वीडियो में जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का नीट पेपर लीक आंदोलन जन आंदोलन क्यों नहीं बन पाया, जबकि यह मुद्दा अति संवेदनशील है और देश के करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों से सीधे सीधे जुड़ा है। भारतीय राजनीति और जन आंदोलनों के इतिहास को अगर आप एक पत्रकार या खोजी नजरिए से देखें तो सतह पर केवल नारों का शोर और झंडों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन जब आप उस शोर के पीछे छिपे नैरेटिव और असली मकसद की परतों को उधेड़ेंगे तो एक बेहद क्रूर और डरावना सच सामने आता है। सच यह है कि भारतीय राजनीति में एक सच्चे आंदोलनकारी की सांसें जब तक चल रही होती हैं, वह तब तक सिस्टम और अपने सहयोगियों दोनों के लिए एक सिरदर्द होता है। लेकिन जैसे ही उसकी सांसें रुकती हैं, वह विरोधियों को घेरने का सबसे बड़ा पत्थर और सहयोगियों की राजनीतिक दुकान चमकाने का सबसे बड़ा लाइसेंस बन जाता है। 2011 के अन्ना आंदोलन से लेकर 2012 के निर्भया आंदोलन और 2017 के जलीकुट्टू प्रदर्शन और हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन तक यह कड़वा सच बार बार साबित हुआ है। जब तक कोई आंदोलन अपनी नैतिक साख और मंच की शुचिता बनाए रखता है, तब तक सत्ता को उसके आगे झुकना पड़ता है। 2011 में अन्ना आंदोलन ने कड़ा अनुशासन दिखाया, किसी नेता को मंच पर चढ़ने नहीं दिया, जो आए वे नीचे आम जनता में बैठे, उन्हें माइक तक नहीं दिया गया। नतीजा, सरकार को झुकना पड़ा और लोकपाल कानून बना। 2012 का निर्भया आंदोलन सामूहिक दुख और संवेदना का प्रतीक था। कोई राजनीतिक झंडा नहीं, कोई स्वयंभू चेहरा नहीं। रायसीना हिल तक पहुंचने के बावजूद भीड़ पूरी तरह अहिंसक रही और देश में आपराधिक कानून बदले गए। 2017 का जलीकुट्टू आंदोलन तमिलनाडु की सांस्कृतिक पहचान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। लाखों की भीड़ मरीना बीच पर जुटी, लेकिन न कोई हिंसक गतिविधि हुई और न किसी राजनीतिक दल की एंट्री। सरकार को अध्यादेश लाना ही पड़ा। लेकिन इसके ठीक विपरीत नीट पेपर लीक का मामला देश के 24 लाख से अधिक युवाओं के खून पसीने और अपनों से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा था। लेकिन जंतर मंतर पर आते ही यह मुद्दा राजनीति और स्टंटबाजी के चक्रव्यूह में फंस गया। पत्रकारिता का सीधा नियम है, जब आपकी प्रस्तुति आपके मूल मुद्दे से बड़ी हो जाती है तो मैसेज मर जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अजीबोगरीब नाम, आक्रामक संसद मार्च, बैरिकेड तोड़ना और कैमरों को ध्यान में रखकर की गई गतिविधियों ने इस गंभीर मुद्दे को हल्का बना दिया। और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब लद्दाख के पर्यावरण और छठी अनुसूची की लड़ाई लड़ने वाले सोनम वांगचुक इस नीट प्रदर्शन के समर्थन में जंतर मंतर आकर बैठ गए। लद्दाख का मुद्दा अलग था, नीट का मुद्दा अलग। लेकिन दिल्ली के चतुर एक्टिविस्टों को अपनी गिरती साख बचाने के लिए वांगचुक जैसे बेदाग और सम्मानित चेहरे की सख्त जरूरत थी। वांगचुक छात्रों का दर्द देखकर आए तो सही, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल केवल एक नैतिक ढाल की तरह किया गया। अब जरा उस सबसे काले और क्रूर पहलू पर गौर कीजिए। अगर अनशन के दौरान सोनम वांगचुक या अन्ना हजारे जैसे किसी बड़े चेहरे की मौत हो जाती तो असल में फायदा किसे होता? इतिहास गवाह है, 1952 में मद्रास में 58 दिन के अनशन के बाद अंतिम सांस लेने वाले पोट्टी श्रीरामुलु हों या मणिपुर की इरोम शर्मिला, जीवित नेता अपनी शर्तों पर काम करता है, गलत लोगों को मंच से उतार देता है, लेकिन एक मृत नेता सवाल नहीं पूछ सकता। उसकी लाश पर कोई भी अपनी राजनीतिक दुकान चला सकता है। अगर वांगचुक को कुछ हो जाता तो लद्दाख अपना सबसे समझदार बेटा खो देता, 6 शेड्यूल का मुद्दा अनाथ हो जाता और जो संगठन या चेहरा कल तक हास्यास्पद या विवादित माना जाता रहा है, वह रातों रात देश के सबसे बड़े शहीद का वारिस बन जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहाए गए 2 आंसू उन्हें राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और टीआरपी के शिखर पर बिठा देते। जब तक इरोम शर्मिला ने मणिपुर में 16 साल तक नाक में नली डलवाकर अनशन किया, नेताओं और तथाकथित एक्टिविस्टों ने उन्हें लौह महिला कर अपनी दुकानें चलाई। लेकिन 2016 में जब उन्होंने अपना अनशन तोड़कर आम जीवन जीने और चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो उन्हीं सहयोगियों और जनता ने उन्हें नकार दिया।
उन्हें केवल 90 वोट मिले। निष्कर्ष साफ है, अगर इरोम अनशन में मर जाती तो उनकी लाश पर भव्य स्मारक बनते और हर साल राजनीति होती। जीवित बच गई तो राजनीति ने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। इसीलिए भारतीय राजनीति में आंदोलनों के दो ही रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता अन्ना, निर्भया या जलीकुट्टू का, जहां मुद्दा निस्वार्थ होता है, मंच पर राजनेताओं को चढ़ने नहीं दिया जाता, साधन और साध्य दोनों पवित्र होते हैं और जन आक्रोश से ऐतिहासिक कानून बनते हैं। और दूसरा रास्ता कॉकरोच जनता पार्टी के नीट प्रदर्शन जैसा, जहां मुद्दा कितना भी गंभीर और पवित्र क्यों न हो, अगर उसे पेश करने वाले चेहरे पब्लिसिटी, स्टंटबाजी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से घिर जाते हैं तो लाखों छात्रों का वास्तविक दर्द केवल टीवी डिबेट्स और राजनीतिक भाषणों का सामान बनकर रह जाता है। नीट के छात्रों को न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन यह न्याय तब तक अधूरा रहेगा जब तक छात्र और देश यही समझेंगे कि उनकी लड़ाई को ढाल बनाकर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है और कौन सच में उनके साथ खड़ा है। याद कीजिए अन्ना आंदोलन, याद कीजिए निर्भया आंदोलन। राजनीति में एकदम दिलचस्पी न रखने वाले लोग भी अपने परिवार के साथ आंदोलन में शामिल हुए थे। मैं खुद जिंदगी में पहली बार अपनी पत्नी के साथ आंदोलन में शामिल हुआ था, लेकिन इस बार शुरुआत में लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई जोक है। फिर जब मैं नेपाल गया तो वहां पर हर कोई इसके और इसके फॉलोअर्स की चर्चा कर रहा था और मुझसे जानना चाह रहा था कि आखिर यह है क्या। फिर आया वह दिन जब कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दिपके का भारत के पावन धरा पर पदार्पण हुआ। सबकी निगाहों में एक ही सवाल था, क्या होगा जंतर मंतर पर। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला प्रोटेस्ट हुआ और काफी कुछ सामने आ गया। रही सही कसर बाद में पूरी हो गई। मैं सुबह उठता हूँ, ये लोग नारा शुरू करते, धर्मेंद्र प्रधान से अमर भाई उठने तो बीच में एक महीने में कितनी बार हुआ कि आपको लगा कि ये सब थोड़ी करना था, ये क्या बकचोदी चल रही है लाइफ में। ये हर रोज लगता है मुझे। रोज सुबह उठ के कुछ तो होता होगा। वो लगता है ना पीपली लाइव वाला। समझ गया मैं क्या बोल रहा था। भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। अभिजीत के सोशल मीडिया पर पड़े वीडियो से यह साबित हो गया कि वह भी मजे लेने आए थे, लेकिन यह मजाक आज हिंदुस्तान पर भारी पड़ रहा है। मुद्दा अब नीट से हटकर सरकार को बदलने और देश को बांटने तक जा पहुंचा है। जाहिर है कि यह एक शुभ संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद जो समझदार हैं वे अपने रास्ते आगे बढ़ गए, लेकिन जो किसी साजिश के तहत प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे वे इसे खत्म होने नहीं देंगे। खैर, उनकी खबर लेना सरकार का काम है, मेरा नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए फॉलो या चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।